नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, जिसमें करेंगे सीडीपी का क्वेश्चन है ना, बाल विकास एवं शिक्षण विधि का क्वेश्चन। बाल विकास एवं शिक्षण विधि का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पे क्या है आधारित है, जो यूपी टेट, सी टेट, बी टेट एंड जे टेट, आर टेट है ना, ये सारे जो हैं होंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद यूजीसी जेआरएफ या एनी नेट का एग्ज़ाम, ये भी आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको क्या बोला जा रहा है कि शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का क्या उद्देश्य रहा है। शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का क्या उद्देश्य रहा है, तो हो जाएंगे समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। इसमें क्या हो जाएंगे, समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। चलिए देखते हैं इसमें इसका व्याख्या सहित हम लोग करेंगे। शिक्षा में गुरुकुल प्रणाली भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषता रही है। इस प्रणाली में सभी छात्रों को एक साथ समायोजित कर समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता था। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि समायोजित कर समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ था। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला जो अभी कहाँ पे है, ये भागलपुर में है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। मुख्यतः इसी विश्वविद्यालय के विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का क्या हुआ, इसमें निर्माण हुआ। इसमें तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का क्या हुआ है, निर्माण हुआ, क्योंकि इसमें क्या होता था, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जाए कि वैदिक काल की प्रख्यात विदुषी महिलाएं, वैदिक काल की प्रख्यात जो क्या थी, मतलब प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं हैं, उनमें से कौन कौन हो जाएंगे। तो इसका देखते हैं, ए बी डी और ई है ना, ए बी डी और ई यानी गार्गी हो जाएंगे। उसके बाद मैत्रेयी हो जाएंगे, विश्वभरा हो जाएंगे, फिर अपाला। गार्गी, मैत्रेयी, विश्वभरा और अपाला, ये क्या हो जाएंगे, वैदिक काल की प्रख्यात विदुषी महिलाएं हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। इस समय की प्रमुख विदुषी महिलाएं गार्गी, मैत्रेयी, विश्वभरा, अपाला, लोपामुद्रा आदि थी, है ना। ये क्या थी, ये सारे महिलाएं जो क्या थी, उस काल के प्रसिद्ध महिलाएं हुआ करती थी। यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बौद्ध धर्म में बोला जा रहा है कि बौद्ध धर्म में शिक्षा आरंभ करने के संस्कार को कहा जाता है। तो पब जब्बा है ना, बौद्ध धर्म में शिक्षा आरंभ करने के संस्कार को कहा जाता है पब जज्जा। इसको बौद्ध धर्म में शिक्षा आरंभ करने के संस्कार को पबजा बोलते हैं ना, पबजा या प्रव्रज्या संस्कार कहा जाता है। विनय पिटक के अनुसार प्रव्रज्या संस्कार में छात्र अपना सिर मुड़वा कर नए पीले वस्त्र धारण करके मठ के सबसे बड़े भिक्षुक या उपाध्याय के चरणों में अपना माथा टेककर शरण
त्राई लेता है। क्या करता है वो अपना विनय पिटक के अनुसार प्रव्रज्या संस्कार में छात्र अपना सिर मुड़वाकर नए पीले वस्त्र धारण करके मठ के सबसे बड़े भिक्षुक या उपाध्याय के सामने क्या करता है, अपना माथा टेकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रारंभ करने का संस्कार है। बौद्ध शिक्षा प्रारंभ करने का संस्कार है तो इसका हो जाएंगे उपसंपदा, है ना। बौद्ध शिक्षा प्रारंभ करने के संस्कार को बोलते हैं उपसंपदा। चलिए इसको देखते हैं। बौद्ध धर्म में उच्च शिक्षा की समाप्ति के बाद कुछ छात्र गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, जबकि कुछ छात्र भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करते थे, जिसके लिए उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती थी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सामनेर को दम प्रतिज्ञाओं के अतिरिक्त 8 प्रतिज्ञा लेनी होती थी, तब उसे भिक्षु या शिक्षा में प्रवेश मिलता था। इसे उपसंपदा संस्कार कहा जाता था। इसे उपसंपदा संस्कार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है मकतब का संबंध है। पीजीटी का 2011 का क्वेश्चन है। यूपीएससी एसएसबी मकतब का संबंध किससे है? तो हो जाएंगे प्राथमिक शिक्षा से। इसका क्या हो जाएंगे? प्राथमिक शिक्षा से। मकतब अरबी भाषा के कुतुब से बना है। मकतब है जो क्या बोला जा रहा है कि अरबी भाषा के से कुतुब से बना है, जिसका अर्थ होता है उसने लिखा। जिसका अर्थ होता है उसने लिखा। अतः मकतब वह स्थान था जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। मकतब प्राथमिक शिक्षा केंद्र थे जो किसी न किसी मस्जिद से संबंध थे तथा एक शिक्षकीय होते थे। क्या होते थे? एक शिक्षकीय होते थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। शिक्षा में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत की अवधारणा दी गई थी। बोला जा रहा है कि शिक्षा में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत की अवधारणा दी गई थी तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। क्या हो जाएंगे इसका? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। इसका व्याख्या पे चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि मैकाले ने अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि जन समूह में शिक्षा उच्च वर्ग से छन कर पहुँचे हैं, बूंद बूंद करके लाभदायक शिक्षा के नीचे की ओर बहे, जिससे कि कुछ समय में चौड़ी एवं विशाल धारा में बदलकर सूखे क्षेत्र को सिंचित करें। इसको बोलते हैं अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तभी हम लोग पढ़ें इसका लॉर्ड मैकाले। नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। इसका व्याख्या हम लोग ऊपर पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग की समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों का ध्यान दिया है? निम्नलिखित में से किस आयोग की समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर क्या क्या ध्यान दिया? तो कोठारी आयोग की समिति। चलिए इसको देखते हैं। कोठारी आयोग की समिति। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का व्याख्या देखते हैं। बोला जा रहा है कि वर्ष 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा प्रणाली को नया आकार एवं दिशा देने का उद्देश्य से कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसने राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा उपशीर्षक से वर्ष 1966 में अपनी रिपोर्ट दी। यह आयोग माध्यमिक शिक्षा पर प्रमुख रूप से केंद्रित था तथा इसने विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री शिक्षा आदि शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया, है ना। इसमें किस किस शिक्षा पे ध्यान ज़्यादा दिया गया था? इसमें विद्यालय शिक्षा हो जाएंगे, उच्च शिक्षा हो जाएंगे, तकनीकी शिक्षा हो जाएंगे, उसके बाद कृषि, प्रौढ़ शिक्षा और स्त्री शिक्षा को क्या किया गया? ये सारे शिक्षा पे ध्यान दिया गया था। ठीक है, 1964 के
कोठारी आयोग की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उप शीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया था? तो इसका हो जाएंगे कोठारी आयोग। निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उप शीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया था? तो इसका हो जाएंगे कोठारी आयोग की। उपयुक्त व्याख्या हम लोग ऊपर देखे हैं इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों के विकास से संबंधित है? तभी हम लोग पढ़े थे कोठारी आयोग की रिपोर्ट, है ना, कोठारी आयोग। इसको देखते हैं। चल इसका क्या हो जाएंगे, कोठारी आयोग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। भारत में 10+2+3 शैक्षिक संरचना की स्थापना का सुझाव दिया है? तो इसका हो जाएगा कोठारी आयोग। भारत में 10+2+3 शैक्षिक संरचना की स्थापना का सुझाव दिया, कोठारी आयोग। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सभी जितने भी होंगे सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेंगे। पीजीटी 2016 यूपीएसई एसएसबी का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, भारत में 10+2+3 शैक्षिक संरचना की स्थापना का सुझाव कोठारी आयोग 1964 से 1966 में दिया था, है ना, 1964 से 1966 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हो जाएगा 1857। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1857 में हुई थी, 1857। क्वेश्चन नंबर आते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई। वस्तुतः 1857 ईस्वी में कोलकाता, मुंबई, मद्रास, ये 3 जगह क्या हुआ था, विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कलकत्ता में, मुंबई में और मद्रास में, तीनों एक साथ 1857 में आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्लियर है। अगर आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय में 1857 के दौरान स्थापित होने वाले प्रथम 3 विश्वविद्यालयों में से नहीं है? प्रथम 3 विश्वविद्यालय में से नहीं है तो दिल्ली, है ना, अभी हम लोग पढ़ें कलकत्ता, मुंबई और मद्रास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया? प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया, तो इसका हो जाएगा भारतीय शिक्षा आयोग। क्या हो जाएंगे, भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम प्रतिभा पलायन की ओर ध्यान भारतीय शिक्षा आयोग ने दिया था। जून 2019 के क्वेश्चन है यूजीसी नेट का। भारतीय क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं ऑपरेशन पर विचार किया? अपव्यय एवं ऑपरेशन पे विचार किया। तो इसका क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, हार्टोग समिति के द्वारा। इसका व्याख्या पर चलते हैं। इसका व्याख्या है कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम हार्टोग समिति 1929 ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया तथा व्यवस्थित अध्ययन किया भी है। इस पर क्या है, व्यवस्थित अध्ययन भी किया है। क्वेश्चन नंबर
17 पे आते हैं। अपव्यय एवं अवरोधन का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? अपव्यय एवं अवरोधन का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? तो हो जाएंगे हार्टोज समिति। क्या हो जाएंगे? हार्टोज समिति। यूपीपीसीएस जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2013 का क्वेश्चन है। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, जो शिक्षा से रिलेटेड होंगे, है ना। बाल शिक्षा विकास शिक्षण विधि का क्वेश्चन, या तो यूपी टेट, यूपी एमपी टेट, ये सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं इसमें आपको या यूजीसी नेट में क्वेश्चन क्या है देखने को मिलेंगे। भारतीय शिक्षा में अपव्यय या अवरोधन का अध्ययन कहा गया है। अपव्यय अवरोधन का हार्टोग समिति के द्वारा। इसका क्या हो जाएंगे? हार्टोग समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। वुड का घोषणा पत्र जारी हुआ था। वुड का घोषणा पत्र जारी हुआ था 1854 में। वुड का घोषणा पत्र 1854 में जारी हुआ था, जिसमें 100 अनुच्छेदों वाले इस विस्तृत घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। इसमें 100 अनुच्छेदों वाले इस विस्तृत घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा थी। हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा थी, तो इसका हो जाएंगे संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना। संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की क्या हो जाएंगे? स्थापना हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। वार्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था। वार्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था। तो वार्धा शिक्षा सम्मेलन की बात करते हैं। इसको देखिए, इसका कब हुआ था? 1937 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएंगे? 1937 ईस्वी में, है ना। ऑप्शन नंबर सी 1937। अक्टूबर 1937 को वार्धा में वार्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ, जिसमें बेसिक शिक्षा की आधारशिला रखी गई। वार्धा योजना में मूल रूप से गांधी जी के विचार थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस योजना का प्रारूप तैयार किया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या किया था? इस योजना का प्रारूप तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22। गांधी जी ने किस वर्ष में राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की? तभी हम लोग पढ़े 1937 वार्धा शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। बालिकाओं को शिक्षा के संबंध में गठित प्रथम समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो हंसा मेहता समिति। बालिकाओं की शिक्षा से संबंध में गठित समिति बोलते हैं हंसा मेहता समिति। हंसा मेहता समिति की स्थापना 1 नवंबर 1961 को राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की अध्यक्षता श्रीमती द्राक्षा शरण ने श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य महिला शिक्षा की समस्याओं पर विचार विमर्श करना था। इस समिति को हंसा मेहता समिति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। गोखले बिल संबंधित है। गोखले बिल संबंधित है, तो इसका हो जाएंगे प्राथमिक शिक्षा से। इसका क्या हो जाएंगे? प्राथमिक शिक्षा से हो जाएंगे। चलिए इसको देख लें। गोखले बिल अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे। यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए, तो इसका 1:30 होना चाहिए। यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक और छात्र का अनुपात होना चाहिए 1:30, यानी एक शिक्षक होना चाहिए और 30 छात्र होना चाहिए। एक शिक्षक और 30 छात्र होना चाहिए। इसमें बोला यशपाल समिति के द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:40 से घटाकर कितना कर दिया गया? 1:30, है ना। पहले एक शिक्षक थे, 40 छात्र थे, बट अब कर दिया गया एक शिक्षक 30 छात्र हो जाएंगे। ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो क्वालिटी कंटेंट
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। सभी को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।